हेलो, एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत जलवायु के बारे में बताया जाएगा। जलवायु मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। जलवायु का प्रभाव मानव जीवन पर विविध रूपों में अर्थात भोजन, वस्त्र, गृह निर्माण, कृषि उत्पादन, कार्य क्षमता एवं विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ राज्य की राजनीतिक अथवा विशेषकर शक्ति पर पड़ता है। ये पूर्ण सत्य है कि शीतोष्ण प्रदेश में ही विकासमान एवं शक्तिशाली राज्य रहे हैं। राज्य की राजनीतिक शक्ति अथवा स्वरूप के विकास में जलवायु के 3 तत्व अर्थात शीत, उष्ण व शुष्कता सदैव से बाधक रहे हैं। अतः इनका विवेचन राजनीति की शक्ति संदर्भ में आवश्यक है। शीत, अति शीत वाले प्रदेश ध्रुवीय प्रदेश अथवा उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां वर्ष भर हिमाच्छादन रहता है। अतः क्षेत्रों में किसी प्रकार की फसल का उत्पादन संभव नहीं होता है। कहीं कहीं इन क्षेत्रों में खनिज उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे उत्तरी स्वीडन में लोहा अथवा अलास्का में सोना आदि, अथवा समुद्री जीव मछली उपलब्ध हो जाते हैं। ये साधन इस प्रकार के नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था विकसित हो सके। ये प्रदेश परिवहन के साधनों की दृष्टि से भी अनुपयोगी होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ हवाई परिवहन में भी सबसे इससे बाधा पड़ती है, क्योंकि इन प्रदेशों में वायु अत्यधिक घनी होती है। शीत प्रदेशों के समीपवर्ती क्षेत्र टेगा कहलाते हैं। ये क्षेत्र कोणधारी वनों के क्षेत्र हैं। स्पष्ट है कि शीत प्रदेशों में राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उष्णता, राजनीतिक विकास में अत्यधिक उष्णता द्वारा भी बाधा उपस्थित होती है। इसकी 2 दशाएं सामान्यतया होती हैं। प्रथम दशा में उष्णता के साथ शुष्कता न होना अर्थात वर्ष भर समान नम मौसम होना, एवं द्वितीय पर्याप्त उष्णता एवं नमी का वर्ष भर न होकर एक शुष्क काल होना। प्रथम श्रेणी में भूमध्यरेखीय क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जहां वर्ष भर उच्च तापमान तथा प्रतिदिन संध्या के समय वर्षा होने से दलदली क्षेत्र, घनी वनस्पति एवं अनेक बीमारियों से मानव क्षमता समाप्त हो जाती है। द्वितीय श्रेणी में जलवायु में ये परिवर्तन होता रहता है, अर्थात नम जलवायु के साथ एक शुष्क काल भी होता है। इस प्रकार के क्षेत्र मानसून प्रदेश विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। ये न केवल अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अपितु अनेक फसलें जैसे चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, जूट आदि का उत्पादन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। शुष्कता का प्रभाव भी राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल पड़ता है। जल के अभाव में मानव बसाव एवं कृषि संभव नहीं होती है। अतः राजनीतिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र अवनत रहते हैं। अनेक उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि जल प्राप्त होने पर शुष्क क्षेत्रों में शक्तिशाली एवं उन्नयन राज्य का विकास हो जाता है, जैसे नील नदी की घाटी या सिंधु घाटी में प्राचीन सभ्यताओं का विकास होना। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ खनिज उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ भी मानव बसाव हो जाता है तथा ये क्षेत्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पश्चिमी एशिया के देश हैं, जहाँ पेट्रोलियम की उपलब्धता ने इन देशों को विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण बना दिया है। उपयुक्त जलवायु राज्य के राजनीतिक विकास में अति शीत, अति शुष्क, अति उष्ण जलवायु बाधक होती है। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण जलवायु तथा पर्याप्त आर्द्रता एवं मध्यम तापमान राजनीतिक विकास या राज्य के सार्वभौमिक विकास के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र प्रथम
अक्षांशों में द्वितीय निम्न अक्षांशों के उच्च क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं। प्रथम श्रेणी में शीतोष्ण प्रदेश जहाँ परिवर्तन चक्रवाती रहता है, राजनीतिक शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त रहता है। इसी में उत्तरी अमेरिका, यूरोप के अधिकतर भाग तथा दूर पूर्व के देश जहाँ जापान आदि स्थित हैं। दक्षिणी महाद्वीपों में अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि स्थित हैं। द्वितीय श्रेणी में मध्य अमेरिका के उच्च क्षेत्र तथा पूर्वी अफ्रीका के उच्च क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं है कि जलवायु की राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करती है, अपितु जलवायु के अनेक भौगोलिक तत्वों में एक है। जलवायु की समरूपता एवं जटिलता। जलवायु का प्रभाव संपूर्ण राज्य के अतिरिक्त आंतरिक प्रशासन में पड़ता है, क्योंकि एक राज्य का विस्तार एक से अधिक जलवायु प्रदेशों में हो सकता है या स्थानीय दशाओं के कारण जलवायु में भिन्नता आ जाती है। सामान्यतः राज्य की एकता के लिए सम जलवायु आदर्श मानी जाती है, इससे राजनीतिक एकता का विकास होता है। दूसरी ओर जलवायु की भिन्नता एवं जटिलता कभी कभी राजनीतिक विच्छिन्नता को जन्म देती है। जलवायु की समानता के उदाहरण स्वरूप रोम राज्य की लिया जा सकता है, जहाँ संपूर्ण साम्राज्य अधिकांशतः भूमध्य सागरीय जलवायु वाला था। जलवायु की विविधता के दो स्वरूप देखे जाते हैं, प्रथम क्रासिक विविधता एवं द्वितीय तीव्र विविधता। क्रमिक जलवायु विविधता में परिवर्तनशीलता क्रमशः होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु में, जबकि तीव्र जलवायु परिवर्तनशीलता का उदाहरण स्पेन से स्पष्ट हो जाता है। स्पेन एक छोटा देश होते हुए भी अटलांटिक तट, भूमध्य सागरीय तट एवं मध्यवर्ती भागों की जलवायु में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता का प्रभाव यहाँ की राजनीतिक एकता पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जलवायु एवं युद्ध। राज्य के लिए युद्ध महत्वपूर्ण होता है, कभी रक्षा के लिए तथा कभी विस्तार के लिए। युद्ध के समय स्थान पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आंतरिक प्रभाव से तात्पर्य राष्ट्र की क्षमता से है, अर्थात उत्पादन क्षमता, विशेषकर खाद्यान्न के उत्पादन पर जलवायु का नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षमता वाले अत्यधिक नियंत्रण होता है। यदि राज्य में खाद्यान्न पदार्थ पर्याप्त नहीं तो युद्ध के समय अकाल की स्थिति आ सकती है, क्योंकि सामान्य काल में विदेशों से खाद्यान्न आयात किया जा सकता है, किंतु युद्ध के समय विदेशी आयात में कमी हो जाती है तथा कभी कभी शत्रु देश व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्यान्न उत्पादन पर प्रत्यक्ष द्वितीय महायुद्ध का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जलवायु की विविधता के कारण लगभग सभी खाद्यान्न का उत्पन्न हो जाता है। दूसरे, ब्रिटेन को महायुद्धों के समय खाद्यान्न का सामना करना पड़ा। जिस क्षेत्र में युद्ध होता है जलवायु और भी अधिक प्रभावित करती है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सैनिकों की क्षमता पर पड़ता है। जिस क्षेत्र में युद्ध होता है उसी के अनुरूप सैनिकों की पोशाक, भोजन, प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अनेक युद्धों में केवल जलवायु के कारण ही पराजय का मुंह देखना पड़ा। जैसे जर्मनी की सेनाओं ने जून 1941 में रूस पर आक्रमण किया। उनका अनुमान था कि शीतकाल प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, किंतु ये नहीं हुआ। फलस्वरूप रूस की भयंकर शीत के कारण जर्मन सेना की पराजय हुई। इसी प्रकार युद्ध प्रारंभ करने के समय भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। आक्रामक देश जिसे आक्रामक करता है उसी जलवायु को ध्यान में रखकर ये निश्चित करता है कि कौन सा समय उपयुक्त होगा। जैसे 1935 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण वर्षा काल समाप्त होने पर किया, क्योंकि इथोपिया में वर्षा अधिक होती है तथा पुनः वर्षा काल आने से पूर्व ही उन्होंने अधिकार कर लिया। 1965 में चीन का भारत पर आक्रमण शीतकाल में करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत सेनाएं कठिन शीत को सहन नहीं कर सकेंगी, और वास्तव में उनका ये अनुमान सही था। उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि जलवायु एक और राज्य की क्षमता तथा प्रगति में
सहायक होती है एवं दूसरी ओर युद्ध के समय निर्धारण एवं विजय को प्रभावित करती है। धन्यवाद।